सो हेलो सिंप्लीफायर्स, आज हम कंप्लीट सेल साइकिल और सेल डिवीजन लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे होंगे विद अ टॉपर्स अप्रोच। मतलब मात्र 10 से 15 मिनट में हम पूरा चैप्टर एक एक लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, सारे कंसेप्ट्स, डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स विद ऑल नीट पीवाईक्यूज सब कुछ कवर कर रहे होंगे। मतलब सारे कंसेप्ट्स, प्रोसेसेस और एग्जांपल जिसमें तुम कंफ्यूज हुए फिरते हो वो मुझ पे छोड़ दो, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। तो शुरू करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम्हारा आधा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। आधे लोग तो यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। ये तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम्हारा आधा चैप्टर समझो यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी ह्यूमन सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पापा से आएंगे, 23 मम्मी से आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन में, एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 एक पापा से आएगा, एक मम्मी से आएगा, तो एक क्रोमोसोम के दो पेयर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। गॉट इट? क्लियर? अब देखो क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं वो देखो। देखो जब डीएनए कंडेंस होता है, जब उसकी पैकिंग होती है ना, तो क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनता है? क्रोमेटिड बनता है। ठीक है, जो एक फ्लैंक वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुम्हें, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। मतलब दो क्रोमेटिड से मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है। अब इसका जेनेटिक कंटेंट देखो, एक क्रोमेटिड में 2n2c होता है और एक क्रोमोसोम में 2n4c होता है। अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? देखो ये तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर 1 पापा से आया है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मी से आया है। दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये इसके दोनों के, ये दोनों क्या है? आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक पापा से आया क्रोमोसोम नंबर 1, एक मम्मी से आया क्रोमोसोम नंबर 1। ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं क्योंकि दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 ही है। अब पापा का क्रोमोसोम नंबर 1 और मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 2 को अगर कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन होमोलोगस होंगे। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 एक दूसरे के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। यहां तक क्लियर? अब देखो सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ है, तो एक क्रोमोसोम पे जो दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। मतलब एक ही क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे की अपनी में आपस में बहनें होंगी, तो इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। अब ये क्रोमोसोम हो गया, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड हो गया और दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड हो गया। ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम पे जो दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड होंगी, और जो अलग अलग क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जो हमारे पास क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। अब यहां से तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसका क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है एट पैकेट इन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। एक एक स्टेज, उसमें जितने भी प्रोसेसेस हुए थे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, एक एक चीज विद सुपर ट्रिक पूरा याद करवा दूंगा तुम्हें। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। अब आ जाओ चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में। इसमें सिंपली इतना लिखा हुआ है कि सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था? जो ग्रोथ होता है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होता है लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। तो यहां से तुम्हारा असर्शन रीजन बन सकता है फ्रॉम द चैप्टर 1 कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब मोस्ट ऑफ द सेल्स में होगा, लेकिन सभी सेल्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इस लेक्चर को सेव कर लो और हर मॉक टेस्ट से पहले एक बार देख के चले जाना। मात्र 10 से 15 मिनट में तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी एक एक लाइन रिवाइज हो जाएगी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम लोग रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह देते हो कि नहीं? देखो क्लासेस, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन सब अपनी जगह है, लेकिन एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता चलेगा तुम कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हो। यू विल फील मोटिवेटेड, तुम्हारा रिदम और मोमेंटम बना रहेगा। तुम्हें पता चलेगा हाउ टू डील विथ योर एंजाइटी, प्रेशर ऑफ दैट एग्जाम हॉल। अगर तुम अभी भी कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो तो पीडब्ल्यू लेके आया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जो होने वाली है इंडिया की 250 प्लस सिटीज में, लाइक एक्चुअल लेटेस्ट एनटीए और नीट एग्जाम पैटर्न पर। देखो इसमें टोटल 23 पेपर्स हैं, 13 पार्ट सिलेबस और 10 फुल सिलेबस टेस्ट, जिसमें से 10 ऑफलाइन और 13 ऑनलाइन है। इसमें इन डेप्थ पेपर एनालिसिस विथ टॉपर्स भी मिलेगा। प्राइसिंग क्या है? फॉर 11th 3999 और फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स 5499। बट इफ यू यूज माई कूपन कोड आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा।
लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर चेक करना और रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ सेल साइकिल, किसको बोलते हैं? एक सेल की पूरी जीवन गाथा को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं, जिसमें वो सेल ग्रोथ करेगा, उसके जो डीएनए है, जीनोम है, उसको डुप्लीकेट करेगा, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करेगा और फाइनली जाके दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अपने डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, सेल ग्रोथ होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा और फाइनली जाके सेल डिवीजन होगा। अब तुमसे कोई पूछ ले कि सेल डिवाइड होता ही क्यों है, तो तुम उसको क्या बताओगे? व्हाई द सेल डिवाइड्स। यहां पे तुम्हारे पास नीचे यहां पे तुम्हारा आंसर दिया हुआ है कि सेल डिवाइड होता क्यों है। देखो, सेल डिवाइड होता है क्यों? टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। किस लिए? टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब ये होता क्या है? देखो, एक सेल है, वो आराम से पड़ा हुआ है, उसमें एक न्यूक्लियस है, एक साइटोप्लाज्म है और उसका एक रेशियो है n/c। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करेगा, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा, तो न्यूक्लियस भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म जो बढ़ेगा वो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ेगा, तो जो n/c जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, n/c रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको रिस्टोर करने के लिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने के लिए क्या होता है? सेल डिवाइड करता है। और नेक्स्ट हमारे पास दिया फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसमें 2 मेन फेजेस होती हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को माइटोसिस फेज भी बोलते हैं और जो एक्चुअल डिवीजन हो रहा होता है वो भी एम फेज में ही हो रहा होता है। एनसीईआरटी ने एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोला है। इस यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। तो सेल साइकिल में मेनली 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में G1 फेज आता है, S फेज आता है और G2 फेज आता है। और एम फेज फर्दर 2 चीजों में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्लांट सेल में अलग होता है और एनिमल सेल में अलग होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक तुम्हारा पूरा क्लियर? अब एनसीईआरटी में कुछ सेल साइकिल की ड्यूरेशंस दी हुई हैं। ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड होता है, ईस्ट 90 मिनट्स में डिवाइड होता है और इकोलाई इस चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन तुम्हारे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस चैप्टर जो कि 12th का चैप्टर है उसमें इकोलाई का दिया हुआ 20 मिनट्स होता है। और जो हार्ट सेल और न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? अब आ जाओ दोनों में से एक इंटरफेज पे, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर एक्चुअल सेल डिवीजन। कैसे करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है, सेल ग्रोथ करता है। इसमें फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। इंटरफेज में फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। देखो, अब ध्यान से सुनना, तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा और अपने एनसीईआरटी में ऐसे ही पॉइंट वाइज बना के लिख लेना, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, G1 फेज किसको बोलते हैं? इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस। कौन सा माइटोसिस? पिछला माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? G1 फेज बोलते हैं। मतलब G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और ग्रो कर रहा होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट S फेज, इसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो जीनोम होता है वो डबल होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं एस फेज में। पहला, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। क्लियर? लास्ट G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो कि किस काम आता है? स्पिंडल फाइबर्स बनाने में काम आता है। स्पिंडल फाइबर से तुम्हारा नीट 2025 में क्वेश्चन भी आया था। कहां से आया था भैया? यहां से आया था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लो। जो सेल साइकिल होती है उसके 2 फेज होते हैं, एम फेज होता है, इंटरफेज होता है। इंटरफेज में बाकी 3 पार्ट्स होते हैं, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। G1 फेज में क्या हो रहा होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ग्रो कर रहा होता है। एस फेज में 2 काम होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। और G2 फेज में क्या हो रहा होता है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है और बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। दैट्स इट। क्लियर? अब इनके बीच में एक और फेज होता है जिसको क्या बोलते हैं? G0 फेज या फिर कुशन फेज। देखो, एक सेल है, नया नया सेल बना है, इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो ये वापस उसी लूप में जाए और अपने छोटे छोटे बच्चे करे, रिप्रोडक्शन करे और अपनी पूरी फैमिली बनाए, या तो ये सब मोह माया त्याग करके आराम से, कोई रिप्रोडक्शन नहीं करना, इसको आराम से अपने जिंदगी व्यतीत करे, तो इसको क्या बोलते हैं? G0 फेज बोलते हैं। देखो, सिंपली तुम्हें याद क्या रखना है? G0 फेज में जो सेल एंटर कर जाता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। दैट्स इट। यहां हो गया तुम्हारे पास इंटरफेज खत्म। अब आता है हमारे पास एम फेज। इसको एनसीईआरटी ने मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोला हुआ है और इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं भैया? देखो, ये सेल है, इसमें लेट से 100 क्रोमोसोम है। ये एस फेज में जाएगा, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इसमें 200 क्रोमोसोम हो जाएंगे और फिर ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा जिसमें 100 क्रोमोसोम होंगे। तो पेरेंट सेल में भी 100 क्रोमोसोम थे,
जो दो डॉटर सेल्स बनी है उसमें भी 100 क्रोमोसोम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में वो इक्वल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर। फर्दर एम फेज में 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है और इसमें तुम भयंकर कंफ्यूज रहते हो। बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास प्रोफेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। डीएनए कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, डीएनए से क्रोमोसोम बनने तक के सफर को क्या बोलते हैं, डीएनए कंडेंसेशन। पैकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, डीएनए कंडेंसेशन। किसमें होता है, प्रोफेज में होता है। दूसरा पॉइंट, जो सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया हमें प्रोफेज में क्या याद रखने, 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रियोल जो होता है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, जो भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर, चमका। अब नेक्स्ट आ जाओ मेटाफेज पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो डीएनए कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था ना, वो कंप्लीट कहां पे होगा, मेटाफेज में। ठीक है, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट कहां से होता है, प्रोफेज में होता है। डीएनए कंडेंसेशन कंप्लीट कहां पे होता है, मेटाफेज में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मॉक टेस्ट में तुम्हें इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। और इतनी कंफ्यूजन होती है ना इसमें, मैं खुद कितनी बार इसको गलत करके आता था। तो सिंपली याद रखना, जो डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट कहां पे होता है, प्रोफेज में होता है। डीएनए कंडेंसेशन खत्म कहां पे होता है, मेटाफेज में होता है। जो सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कहां पे होता है, प्रोफेज में होता है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच कब जाता है, मेटाफेज पे। मेटाफेज में होता क्या है, देखो जो डीएनए से कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गए हैं वो मूव करके कहां जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे, सेंटर ऑफ सेल में जाते हैं, जहां पे मेटाफेजिक प्लेट होती है। वहां पे जाके ये अलाइन हो जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे जाके ये अलाइन हो गए। उसके बाद जो यहाँ पे सेंट्रियोल दो अपोजिट पोल पे पहुंचे हुए थे, वहां से वो ऊपर से जाले फेंकते हैं, ऊपर से जाले फेंकते हैं और जाके वो जाले, जिसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, वो जाके अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर्स किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम पे जो सेंट्रोमियर होता है ना, उस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो स्पिंडल फाइबर जिससे जाके अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स बोलते हैं। तो हमारे पास मेटाफेज में क्या क्या हुआ, देखो जो डीएनए था वो कंडेंसेट होके क्रोमोसोम बना लिया, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे जाके अलाइन हो गए। उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रियोल था वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए और दोनों साइड से उन्होंने जाले फेंकने स्टार्ट कर दिए। जाले मतलब स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स जाके काइनेटोकोर से अटैच हो गए। दैट्स इट, ये हुआ तुम्हारे पास मेटाफेज खत्म। नेक्स्ट आ जाओ मेटाफेज। देखो यहां तुम्हारे पास क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे आके अलाइन हो गए हैं और इस पे क्रोमेटिन फाइबर आके अटैच हो गए हैं। ठीक है, यहां तक तुम्हारे पास मेटाफेज में हो गया। अब जो यहां पे क्रोमेटिन फाइबर आके अटैच हुए थे, ये एनाफेज में खींचना स्टार्ट करेंगे और ये स्प्लिट हो जाएगा। यहां पे इक्वेटोरियल प्लेट से यहां पे स्प्लिट हो जाएगा और क्रोमोसोम अपोजिट एंड पे माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम यहां से अपोजिट पोल पे माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये होता है तुम्हारे पास एनाफेज में, सिर्फ इतना होता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो ये जो क्रोमोसोम है ये एक फ्लेक्सिबल चीज होती है। ठीक है, अगर मेटाफेज में यहां पे तुम्हारा रस्सी बांध के इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ जाएगा और जो बाकी जो आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ हो जाएंगे, ऐसे बेंड हो जाएंगे। इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ जाएगा जो कि लीड करेगा, और जो आर्म्स होंगे वो ट्रेल बिहाइंड करेंगे। यही तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और लास्ट टीलोफेज, इसको कैरियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज भी बोलते हैं। देखो जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्रोमोसोम वापस से डीएनए में चेंज हो जाता है और इसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियस बनाने के लिए। उसके बाद जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रोफेज 1 में डिसअपीयर हुए थे वो वापस से रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। किसमें, टीलोफेज में। गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। किसमें, टीलोफेज में। क्लियर, चमका। और यहां हो गया हमारे पास कैरियोकाइनेसिस खत्म। न्यूक्लियस को हमने डिवाइड कर दिया। अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड कैसे करना है वो देखो, सिंपल है। 2 मेथड है, एनिमल में अलग होता है, प्लांट में अलग होता है। एनिमल में सेल फरो मेथड से होता है, क्लीवेज या फिर सेल फरो मेथड से होता है। ठीक है, और प्लांट में किससे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। अब तुम पूछोगे भैया अलग अलग क्यों होती हैं, एक मेथड से क्यों नहीं हो सकता, साइटोप्लाज्म को ही तो डिवाइड करना है। देखो जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल एक रिजिड
एलिमेंट होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो जैसे एनिमल सेल में एक बड़ा सेल है, ये साइड साइड से सेल फर्रो बनाते 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 यहाँ पे सेल फर्रो मेथड से ये अलग दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसके जो सेल वॉल होती है वो तो रिजिड होती है, वो अंदर की तरफ बेंड ही नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। इसमें बीच से ही छोटे छोटे कैल्शियम पैक्टेट के डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बीच से स्टार्ट होगा और सेंट्रीफ्यूगली सेल वॉल तक जाता है। ऐसे ये एक पूरा प्लेट बना लेती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड बोलते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन। यही जो बीच में जो सेल कैल्शियम पैक्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसी को बाद में जाके क्या बनता है, मिडल लैमेला बनता है। गॉट इट, क्लियर। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो उस कंडीशन को सिंसाइटियम बोलते हैं। देखो, एक सेल है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड हो गया, लेकिन जो सेल है वो डिवाइड नहीं हुआ। तो मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ये रहा तुम्हारा टोटल साइटोकाइनेसिस, खत्म। और अब आ जाओ हमारे पास फाइनली मियोसिस। इसको और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, देखो एक पेरेंट सेल है, इसमें लेट से 100 क्रोमोसोम है। तो मियोसिस के बाद जो इसके डॉटर सेल्स बनेंगी, इसमें 100 की जगह पे 50 ही क्रोमोसोम्स होंगे। 100 से 50 हो गए, आधे हो गए, रिड्यूस हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक बार होता है और डिवीजन जो होती है वो 2 बार होती है। इसलिए एक सेल से इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और ओरिजिनल वाले सेल से इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। गॉट इट, क्लियर। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है, अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पापा में 46 क्रोमोसोम है, तुम्हारे मम्मी में 46 क्रोमोसोम है, ये माइटोटिक डिवीजन करके एक दूसरे में फ्यूज होंगे, तो तुम्हारे में 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे में 184 क्रोमोसोम हो जाएंगे। हर बार क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा, अलग ही प्राणी बन जाएगा वो बच्चा, कोई जानवर, कोई चिड़िया ही बन जाएगी। फिर गाते फिरना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। तो अक्रॉस द जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट अब आता है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ दिस चैप्टर। मतलब इस एक सिंगल पेज से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है नीट में। मतलब तुम खुद देखो कितने पीवाईक्यूज यहां से बने हैं। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन मात्र इस एक पेज से तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, लेकिन ये सिंपल एक पेज जरूर पढ़ के जाना और ध्यान से सुनना। मैं पूरा पेज एक एक लाइन तुम्हें याद करवा दूंगा विथ क्रेजी ट्रिक्स। मियोसिस 1, इसमें नॉर्मल 4 स्टेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो अब प्रोफेज 1 में अगेन 5 स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज 1 की अगेन 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। ठीक है, याद कैसे करना है, ला जरा पानी दे दे, मतलब लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, सीक्वेंस में पूरा याद हो गया। सबसे पहले लिप्टोटीन, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक लाइन पूरा प्रोसेस याद करवा दूंगा। देखो लिप्टोटीन, इसमें 2 प्रोसेसेस हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा और लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भैया याद कैसे रखना है, एल फॉर लिप्टोटीन और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, लिपटना। एक दूसरे से लिपटना स्टार्ट हो जाता है। एल फॉर लिप्टोटीन और एल फॉर लिपटना स्टार्ट हो जाएगा, एल फॉर लिप्टोटीन और एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट जाइगोटीन, इसमें क्या होता है, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इन दोनों के बीच में साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इन दोनों के बीच में साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट या फिर टेट्राइड। इसमें 4 क्रोमेटिड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेट्राइड बोलेंगे, और 2 मिलके बने हैं, इसलिए इसको बाइवेलेंट बोलेंगे। तो हमारे पास जाइगोटीन में क्या होगा, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स से साइनेप्सिस बनेगा और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट और टेट्राइड। क्लियर। नेक्स्ट पैचिटीन, इसमें जो बाइवेलेंट और टेट्राइड है वो विजिबल हो जाता है। मतलब बाइवेलेंट और टेट्राइड बनता कहां पे है, जाइगोटीन में बनता है। विजिबल कब होता है, पैचिटीन में विजिबल होता है। बनता जाइगोटीन में है, विजिबल कब होता है, पैचिटीन में होता है। क्लियर। और दूसरा काम क्या होता है, इसमें रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब पैचिटीन में क्या क्या होगा, जो बाइवेलेंट और टेट्राइड बना है हमारे पास जाइगोटीन में, वो विजिबल कब होगा, पैचिटीन में होगा। और इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारे पास पैचिटीन, खत्म। इसके बाद आता है हमारे पास डिप्लोटीन। देखो
जो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इसके बीच में जो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो जाता है कब? डिप्लोटीन में। और लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, वो वैसा ही इंटैक्ट रहता है। इनके बीच का जो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर है वो वैसा ही रहेगा। तो एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं? कैज़मेटा। इसको क्या बोलते हैं? कैज़मेटा। ये है तुम्हारी डिप्लोटीन में क्या होता है? साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं? कैज़मेटा बोलते हैं। क्लियर? और इसी चीज को क्लास 12th के तुम रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। जो oocytes होते हैं वो डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्ट हो जाते हैं फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, और बर्थ से प्यूबर्टी तक ये अरेस्ट फेज में रहते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे ये अपनी सेल साइकिल को खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा। ये जो एक्स शेप कैज़मेटा बचा था इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डाइकाइनेसिस बोलते हैं। अब देखो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर में हुआ क्या? लेप्टोटीन में सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम से दो अलग अलग क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, उसके बाद पैचिटीन में दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़कर एक बाइवेलेंट और टेट्राइड बन गया। ठीक है, बाइवेलेंट और टेट्राइड बन गया कहां पे? पैचिटीन में। अब ये बाइवेलेंट और टेट्राइड विजिबल कब होगा? जाइगोटीन में। और जाइगोटीन में यहां पे क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल इस पे चला जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इस पे चला जाएगा, और यहां पे तुम्हारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब आगे डिप्लोटीन स्टेज पर जो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को जिसने साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स से जोड़ रखा था, ये साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बचेगा जिसको क्या बोलते हैं? कैज़मेटा बोलते हैं। ये कब होगा? डिप्लोटीन स्टेज पर। कैज़मेटा कब बनेगा? डिप्लोटीन स्टेज पर। अब आगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? डाइकाइनेसिस बोलते हैं। तो यही तो करना था तुम्हें, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन है वो रैंडमली नहीं होता, किसी के पार्ट उठा के किसी क्रोमोसोम पे जोड़ दिया। ये होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम होमोलोगस होने चाहिए। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, इन दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में ही क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। ये इसके टोपी, ये इसके टोपी, ये हो गया तुम्हारे पास रिकॉम्बिनेशन खत्म। अब इसके बाद वैसे ही मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगा, और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारे पास मियोसिस 2। मियोसिस 1 हो गया, उसके बाद स्टार्ट होगा हमारे पास मियोसिस 2। मियोसिस 2 बहुत सिंपल है, ये एग्जैक्ट सेम होता है एज माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन के एग्जैक्ट सेम होता है मियोसिस 2। तो इसमें कोई खुरपेच नहीं है, कोई जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस ऐसा कुछ नहीं है। ये सेम होता है कैसे? माइटोसिस के। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक इंटरकाइनेसिस होता है, एक शॉर्ट लिव्ड ड्यूरेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्यों होता है भैया? देखो अभी मियोसिस 1 हुआ है, अभी तुम्हारा राउंड 1 हुआ है, अब राउंड 2 में जाने के लिए थोड़ा तो रेस्ट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मतलब एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ हम राउंड 2 में जाएंगे। अबे कितने बदतमीज हो रहे हो यार तुम। मतलब राउंड 2 के लिए प्रिपेयर करने के लिए मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर करने के लिए इंटरकाइनेसिस होता है बिटवीन मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्लियर? गॉट इट? समझे? अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। तो ये दो फ्लो चार्ट्स है, एक माइटोसिस के लिए, एक मियोसिस के लिए। सिंपल है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लोगे तुम्हें पूरा याद रहेगा, ये रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। N और 2C कब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कब डीएनए हाफ हो रहा है, कब डीएनए डबल हो रहा है, ये तुम्हें सिंपल थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ये तुम्हारे पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने ये फ्लो चार्ट सिर्फ इसलिए बनाया है कि तुम्हें एक बार रिवाइज करने में इजी हो जाएगा। कभी भी कोई भी स्टेज पे क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट देके किसी भी स्टेज के बाद, मियोसिस 1 के बाद, माइटोसिस 1 के बाद, मियोसिस 2 के बाद कभी भी कुछ भी पूछ ले, आराम से बता दोगे। फाइनली खत्म। तो इस लेक्चर को सेव कर लो, हर एक मॉक टेस्ट से पहले एक बार देख के चले जाना, तुम्हारी एक एक लाइन, पूरी एनसीईआरटी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और ये हाईलाइटेड एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स विथ ऑल नीट पीवाईक्यूज चाहिए तो जस्ट कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। और बाकी हम नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। फिर भी नेक्स्ट तुम्हें किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, एक बार कमेंट कर देना। आई विल ट्राई तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।